डायमंड्स की सेल से चलाते थे, इसलिए इन्हें ब्लड डायमंड्स कहा जाने लगा। दुनिया के किसी भी देश में आप अपना प्यार जताने के लिए डायमंड खरीदते, वहीं दूसरी तरफ इन वॉर जोन्स में रेबल्स, मिलिशियाज और वॉरलॉर्ड्स को आर्थिक मदद मिलती उन्हीं पैसों से। वेस्टर्न कंट्रीज के कई बिजनेसमैन तो डायरेक्टली डायमंड्स के बदले वॉरलॉर्ड्स और रेबल्स को हथियार देने लगे। एक सीधा सीधा एक्सचेंज ऑफर चलने लगा। बेल्जियम के बिजनेसमैन सेर्गे म्यूलर ने 1990s में डायमंड्स का माइनिंग राइट हासिल करने के बदले सियरा लियोन के प्रेसिडेंट वैलेंटीन स्ट्रासर और उनके लोगों को रोमानिया से हथियार खरीद कर दिए, जिसके बाद उनका नाम मिस्टर ब्लड डायमंड पड़ गया। इन देशों में बच्चों की हालत और भी बदतर थी। बच्चों से फोर्स चाइल्ड लेबर कराया जाता था, खासकर वॉर के समय में, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि रस्सियों से गड्ढों में उतरकर वो खुदाई कर सकते थे। सियरा लियोन में 10 साल तक चली सिविल वॉर में हजारों बच्चों को किडनैप करके माइंस में काम कराया गया। साल 2006 में रिलीज हुई लियोनार्डो डिकैप्रियो की हॉलीवुड फिल्म ब्लड डायमंड्स ने इसी चीज को दर्शाया। इस फिल्म से ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ी लोगों में। लोगों को पता चलने लगा कि इन हीरो के पीछे की काली सच्चाई क्या है। जब वो पैसा देते हैं अपनी डायमंड एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए, वो पैसा एक्चुअली में जाता कहां पर है। लेकिन इस फिल्म से होने वाले नुकसान से बचने के लिए डेवियर्स कंपनी ने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स को डायमंड ज्वेलरी पहनाकर इसे प्रमोट कराया। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स के दौरान बियॉन्से और जेनिफर लोपेज जैसी बड़ी स्टार्स ने भी डायमंड रिंग्स पहनी हुई थी। इन सेलिब्रिटीज को पैसा दिया जा रहा था इस चीज को प्रमोट करने के लिए, लेकिन लोगों के बीच डायमंड्स को बॉयकॉट करने की मांग देखने को मिली। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले भी कई सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके बारे में खबर छापी थी और ब्लड डायमंड्स की सच्चाई लोगों तक पहुंच रही थी। इसलिए साल 2000 में साउथ अफ्रीका के किम्बरली शहर में दुनिया के बड़े डायमंड प्रोड्यूसर्स और बायर्स ने एक मीटिंग की। साल 2003 में इस डायमंड इंडस्ट्री ने और करीब 54 कंट्रीज ने मिलकर डायमंड के सर्टिफिकेशन के लिए एक किम्बरली प्रोसेस बनाया, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये डायमंड्स ऐसे इलाकों से नहीं आ रहे हैं जहां पर वॉर चल रही हो। इसके तहत हर डायमंड कंसाइनमेंट पर उस देश का नाम लिखा होता है जहां से ये निकल कर आया है। जो देश ये साबित नहीं कर पाए कि उनका डायमंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री है, उन्हें इंटरनेशनल डायमंड ट्रेड से सस्पेंड कर दिया जाता। किम्बरली प्रोसेस का एक ही मकसद था कि ब्लड डायमंड्स को ग्लोबल मार्केट में आने से रोकना। लेकिन असलियत में इस प्रोसेस में इतने लूप होल्स थे कि ब्लड डायमंड्स को मार्केट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाया। उदाहरण के लिए, जब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश से आने वाले डायमंड्स पर बैन लगा तो इन्हें कॉन्गो से स्मगल करके वहां के किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेट्स लगवाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता था। एक बड़ी दिक्कत इन रूल्स में थी कि कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट या ब्लड डायमंड्स वही है जो ऐसी टेरिटरी से आते हैं जहां इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त सरकारों के खिलाफ लड़ रहे ग्रुप्स का कंट्रोल हो। मतलब किम्बरली प्रोसेस में सिर्फ उन डायमंड्स को ब्लड डायमंड्स माना जाता है जो रेबल्स को फंड कर रहे होते हैं। अगर सरकारों की तरफ से ही कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं तो उन डायमंड्स पर बैन नहीं लगता। और ऐसा भी अफ्रीका में हर जगह देखने को मिल रहा था। कम उम्र के बच्चों से काम कराया जाता था, मजदूरों को कम सैलरी दी जाती थी। जिन कंडीशंस में वो काम करते थे, जितने समय के लिए वो काम करते थे, वो बहुत ही टॉर्चरस होता था। डायमंड माइन में काम करने वाले लोगों की अगर मौत होती तो अक्सर इनके बारे में बाहर बताया तक नहीं जाता। उदाहरण के तौर पे है अब जिम्बाब्वे का देश, जहां ढेरों ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को डॉक्यूमेंट किया गया। साल 2008 में जिम्बाब्वे की आर्मी ने एक बड़ी खदान पर कब्जा करके 200 से ज्यादा मजदूरों को मार डाला, लेकिन इसे किम्बरली प्रोसेस का उल्लंघन नहीं माना गया, क्योंकि ये काम रेबल्स ने नहीं बल्कि सरकार ने किया था। ईस्टर्न जिम्बाब्वे के मरांगे डायमंड फील्ड्स में फोर्स्ड लेबर और टॉर्चर आम बात है। साल 2011 में बीबीसी की एक इन्वेस्टिगेशन में 2 टॉर्चर कैंप्स मिले, जिनमें से मुख्य कैंप डायमंड बेस में मजदूरों के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता था। कैंप से छूटे मजदूरों ने बताया कि उन्हें सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त 40-40 कोड़े मारे जाते थे। कभी कभी इनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते या मर जाते। ये डायमंड माइन एक ऐसी कंपनी चलाती थी जिसे जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के करीब माना जाता था। तो जिम्बाब्वे की पुलिस और जिम्बाब्वे की ही आर्मी खुद इन टॉर्चर कैंप्स को कंट्रोल कर रही थी। 2009 में डायमंड फील्ड्स पर कब्जा करने के लिए सरकारी सैनिकों ने 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया और स्थानीय महिलाओं का रेप किया। इसके बाद भी किम्बरली प्रोसेस में जिम्बाब्वे के डायमंड्स पर कोई बैन नहीं लगाया गया। ज्यादातर लोग जो डायमंड्स खरीद रहे हैं वो ये चीजें नहीं जानते, और जो चीजें डायमंड्स के बारे में लोग जानते भी हैं वो भी अक्सर झूठ होती है। जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि डायमंड्स खरीदना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये बात सरासर झूठ है। डायमंड्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपने आप में ना के बराबर है। लोग इसे हायरार्की में हमेशा गोल्ड के ऊपर देखते हैं कि ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है और फिर डायमंड आता है। और लोगों को लगता है अक्सर कि अगर गोल्ड की इतनी ज्यादा वैल्यू है,
गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर जाते रहता है तो डायमंड्स की तो वैल्यू और भी अच्छी होगी। लेकिन ये चीज गोल्ड के लिए सच है, क्योंकि गोल्ड की शॉर्टेज कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं है, किसी एक कंपनी के द्वारा बनाई गई शॉर्टेज नहीं है। इसलिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ते रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन डायमंड्स को अगर आपने एक बार खरीद लिया तो इन्हें बेचना लगभग नामुमकिन होता है उसी दाम में। जब आप गोल्ड या शेयर्स खरीदते हो तो आपको पता होता है कि इन्हें बेचने पर आपको क्या मिलेगा। लेकिन डायमंड्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि डायमंड्स की कोई यूनिफाइड मार्केट नहीं है जहां आप इन्हें आसानी से बेच सकें। 1970 में एक ब्रिटिश मैगजीन ने कुछ डायमंड्स खरीदे और 1978 में बेचने की कोशिश की तो उन्हें 8 साल पहले की कीमत के आसपास भी कोई ऑफर नहीं मिला। इसी तरह एक अमीर महिला ने न्यूयॉर्क की टिफनी एंड को से $1 लाख में डायमंड रिंग खरीदा, लेकिन रीसेल करते समय इसका कोई खरीदार नहीं मिला। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी नेचुरल डायमंड अपनी वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता। कुछ नेचुरल डायमंड जरूर हैं जो बहुत रेयर टाइप के होते हैं, जैसे कि पिंक डायमंड्स, येलो डायमंड्स या 4 कैरेट प्लस डायमंड। ये ऐसे डायमंड्स हैं जो कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं, जो कुछ हद तक अपनी वैल्यू जरूर होल्ड कर पाते हैं। इंडिया में भी जब आप डायमंड्स को बेचने जाते हो, डायमंड्स के बदले ज्यादातर ज्वेलर्स आपको पैसे नहीं देते, बल्कि वो आपको एक्सचेंज ऑप्शंस देते हैं। ऊपर से कट, क्लैरिटी, कलर और सर्टिफिकेशन जैसी टेक्निकल बातें कहकर इसकी रीसेल वैल्यू को काफी कम कर दिया जाता है। इंडिया में बैंक्स गोल्ड पर लोन देते हैं लेकिन डायमंड्स पर नहीं देते, क्योंकि इन्हें बेचना मुश्किल होता है। और अब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी अगर आप एक डायमंड को देखोगे तो एक डायमंड क्या है? कार्बन बॉन्ड से बना एक मटेरियल है। कार्बन कैसा एलिमेंट है? एक ऐसा एलिमेंट जो हर जगह पाया जाता है। इसलिए आग लगने पर डायमंड CO2 में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन गोल्ड दूसरी तरफ जलने पिघलने के बाद भी गोल्ड ही रहता है, क्योंकि ये अपने आप में एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। इतना ही नहीं, प्योर गोल्ड एक नोबल एलिमेंट भी है, यानी इसके साथ केमिकल रिएक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए गोल्ड ज्वेलरी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, जबकि डायमंड्स को समय समय पर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। जो कार्बन बॉन्ड्स ग्रेफाइट को बनाती है, वो मटेरियल जो आपकी पेंसिल में होता है, वही कार्बन बॉन्ड्स डायमंड को बनाती है। बस फर्क ये है कि किस तरीके से बॉन्ड्स अरेंज होंगे। डायमंड्स तब बनते हैं जब कार्बन एटम्स पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, तभी इन कार्बन एटम्स की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनती हैं, जिनका लेयर दर लेयर एक्यूमुलेशन होकर एक डायमंड बनता है। नेचुरली देखा जाए तो ये चीज जमीन के 100 मील नीचे ही हो पाती है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम यही प्रोसेस लैब में भी कर सकते हैं। वही हीट और प्रेशर हम एक लेबोरेटरी के अंदर कार्बन पर डालें और डायमंड लैब के अंदर बन जाता है। ऐसे डायमंड्स को आर्टिफिशियल डायमंड्स या लैब ग्रोन डायमंड्स कहा जाता है। साल 1950s में जनरल इलेक्ट्रिक ने पायनियर किया था पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऐसे डायमंड्स बनाने का। शुरुआत में ये लैब ग्रोन डायमंड सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही सूटेबल थे, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे, इनोवेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और आज के दिन अब ये पॉसिबल है कि वही हाई क्वालिटी ज्वेलरी ग्रेड डायमंड्स बनाना लैब के अंदर जो जमीन के नीचे नेचुरली पाए जाते हैं। आज के दिन एक लैब ग्रोन डायमंड और एक नेचुरल डायमंड के बीच में फर्क बता पाना लगभग नामुमकिन है। वही सेम शेप, वही साइज, वही कलर, उतनी ही क्लैरिटी, उतना ही शाइन। बस फर्क यह है कि लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाना नेचुरल डायमंड्स की माइनिंग करने के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा सस्ता है। इनको बनाना ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि कार्बन एमिशंस को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ 0.028 ग्राम कार्बन रिलीज होता है पर कैरेट लैब ग्रोन डायमंड की प्रोडक्शन में। वहीं एक नेचुरल डायमंड के बनने में 1 लाख गुना ज्यादा कार्बन एमिशन। ऊपर से कोई अफ्रीका में सिविल वॉर, ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉयटेशन या बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से लैब ग्रोन डायमंड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। 2020 से लेकर 2023 के बीच में नेचुरल डायमंड्स की कीमत 59% गिर गई और अभी इनमें 40% तक और गिरावट की संभावना है। अगर आप डायमंड्स खरीदना चाहते हैं तो लैब ग्रोन डायमंड्स खरीदें, एक ट्रस्टेड सोर्स से डायमंड खरीदें। और आज के वीडियो के स्पॉन्सर वर्निया.com इसी चीज के लिए एक बढ़िया चॉइस। वर्निया 125 सालों से ज्यादा से ज्वेलरी के बिजनेस में है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो आपके लिए प्रोडक्ट्स कस्टमाइज कर सकता है। बहुत ही बढ़िया कस्टमर सपोर्ट है इनका और आपकी किसी भी रिक्वायरमेंट को केटर कर सकते हैं एक फेयर प्राइस में। ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी ऑफर करते हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप इनसे लैब ग्रोन डायमंड्स जैसी ज्वेलरी ऑर्डर करा सकते हो। याद रखिए, लैब ग्रोन डायमंड्स कहीं ज्यादा सस्ते होते हैं नेचुरल डायमंड्स के कंपैरिजन में। वर्निया.com आपकी गो टू प्लेस है ज्वेलरी खरीदने के लिए और इस सब के बाद भी ये रिस्क फ्री रिटर्न्स, बायबैक और एक्सचेंज भी ऑफर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। ये ब्रांड हुमीदी फैमिली से है जो 1900 से ज्वेलरी बना रहे हैं। ये वही परिवार है जो रिस्पॉन्सिबल है सेंगोल की क्रिएशन के पीछे, जो प्रधानमंत्री नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने साल 1947 में दिया था। आज के दिन इसे देश के नए पार्लियामेंट में प्लेस किया गया है।
आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है यहाँ पर। अगर आप कोई भी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं इनसे, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए DR1000, आपको एडिशनल 1000 रुपीज ऑफ मिलेंगे इन एडिशन टू द डिस्काउंट जो इनकी वेबसाइट पर ऑफर किया गया है। और आप में से एक लकी बायर को चांस मिलेगा कि उनका परचेज कंप्लीटली फ्री हो, अगर आप पहले 100 लोगों में से है जो इस कूपन को रिडीम करेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आज के दिन डे बियर्स जैसी कंपनी को भी मजबूर होना पड़ रहा है अपनी डायमंड्स की कीमत कम करने पर, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स उसकी मोनोपोली तोड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इन्हें अपनी कीमत 40% से कम करनी पड़ी है, जहां पर इनका प्रॉफिट 60% से कम हो गया है। 2020 में ओवरऑल डायमंड सेल्स में लैब ग्रोन डायमंड्स का शेयर सिर्फ 2.4% पर था, लेकिन 2023 में ये 9.3% तक पहुंच चुका है। इंडिया में भी डायमंड एक्सपोर्ट्स में लैब ग्रोन डायमंड्स का शेयर 1% से बढ़कर जून 2023 में 9% हो गया है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें और अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है यहाँ पर, ताकि डायमंड्स की माइनिंग को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। पिछले 70-80 सालों से जो इस एक कंपनी ने दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ बनाया है, उसका सच अब लोगों को पता चले। कितनी ही नदियों और झीलों का पानी डाइवर्ट किया गया है, डायमंड माइनिंग के लिए क्या केमिकल्स इस्तेमाल किए गए जिससे वाटर पोल्यूशन हुआ, कितने ही जंगलों को काटा गया जिससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा। इस डायमंड माइनिंग की वजह से हो रहे इन्वायरमेंटल डैमेज को आज खत्म करना बहुत आसान बन गया है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस दौरे पर फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को सूरत की लैब में बना 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था। इसे बनने में 100 दिन लगे, लेकिन इतना बड़ा डायमंड अगर नेचुरली बनता तो उसे लाखों साल लग जाते। इसका कलर और इसकी प्योरिटी कोहिनूर हीरे जितनी ही अच्छी बताई जाती है। अब कोहिनूर हीरे की कहानी अपने आप में ही बड़ी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है। इसे दुनिया का सबसे कर्स्ड डायमंड माना जाता है। इस एक हीरे ने जाने कितने सिंहासनों को पलट दिया। इसी रीजन से मैंने इस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है मिस्ट्री ऑफ कोहिनूर पर। यहाँ क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।